हम संसद भवन से इस वक्त हम आपको लाइव बुलेटिन दिखा रहे हैं। मेरे पीछे पुराना संसद भवन भी है और मेरे इस तरफ नया संसद भवन भी है, जहां पर लगातार इस नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है और दोनों चर्चा कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए पूरी ताकत पुरजोर तरीके से पहल कर रही है। वहीं विपक्ष जो है तमाम शर्तें निकाल करके महिला आरक्षण बिल को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जैसे जैसे चर्चा हो रही है वैसे वैसे संसद के अंदर इस पूरे मसले पर घमासान भी देखने को मिल रहा है और सियासत इस नए संसद भवन में पूरी तरह से अपने चरम पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, हम महिला आरक्षण बिल के साथ खड़े हैं, अब वो तमाम बातें लेकर के चर्चा के दौरान सामने आया है। यानी कि वो चाहता है कि जो शर्तें इसमें लागू की जाएं, विपक्ष जिन बातों को इसमें गिनाने की कोशिश कर रहा है उन बातों को शामिल किया जाए और ये सारे विपक्ष चर्चा के दौरान लाया है। तो आइए एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर विपक्ष चर्चा के दौरान जिन शर्तों की बात कर रहा है, आखिर ये शर्तें क्या हैं और किस तरीके से महिला आरक्षण बिल पर किसान तगड़ा देख। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 2024 से ठीक पहले मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पेश किया तो देश में चारों तरफ मोदी की चर्चा होने लगी। विपक्ष भी मोदी सरकार के स्टंट को समझ नहीं पाई और पहली बार में कांग्रेस के साथ ही बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया। लेकिन जैसे ही इस बिल की बारीकी को समझा गया, सभी विपक्षी दल नींद से जागे और फिर विरोध शुरू हो गया। और ये विरोध ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के समर्थन में था। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर चर्चा के दौरान समर्थन और विरोध के सुर एक साथ उठे तो सदन के बाहर भी इस मुद्दे को उछाला गया और शर्तों के साथ मायावती ने कहा कि ये बिल लागू हो जाएगा, लेकिन फौरन लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जनगणना और परिसीमन होना बाकी है। ये बिल साफ नियत से नहीं लाया गया है। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। यानी कि बिल का समर्थन है, लेकिन शर्तों के साथ। और यही बात अखिलेश यादव ने भी दोहराई। उन्होंने कहा, जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता तो बीजेपी सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मतलब ये कि जिस मास्टर स्ट्रोक से मोदी ने तमाम महिलाओं को साथ लाने की कोशिश की, अब उस पर सियासत हो रही है और अप्रत्यक्ष रूप से इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है और मुद्दा ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का उठाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के इस विरोधाभास पर बीजेपी भी हमलावर है। आज की सरकार जब
ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि no seat shall be reserved for women in SC/STs in the third general election, no seat shall be reserved for women in the third general election। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। खैर, अब देश की नजर महिला आरक्षण बिल पर जा टिकी है और उम्मीद बस यही लगाई जा रही है कि 2024 से पहले इस बिल को दोनों सदनों से पारित किया जा सके, ताकि संसद के साथ ही विधानसभा की भी तस्वीर बदले और महिलाओं को पूरा हक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरे से चंद कदमों की दूरी पर, चंद फासले पर ही संसद के अंदर नए भवन में चर्चा जारी है और तमाम चीजें लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन तमाम जो सांसद हैं वो अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत से हमने बातचीत की महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के, साथ ही साथ सांसद रीता बहुगुणा जोशी से भी बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो एलिगेशन लगा रही है, कांग्रेस जो बात कह रही है या बिल पर अपना जो अधिकार जता रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में इच्छा शक्ति की कमी है। अगर वो चाहती तो पहले इस बिल को पास करा सकती थी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पाई। ये उन्होंने बिल जरूर पेश किया था, लेकिन वो बिल उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी और वो इच्छा शक्ति से इस बिल को पास नहीं करा पाए थे। उन्होंने भी स्वीकार किया और जो वो बिल राज्यसभा में पेश हुआ था और वहाँ ही रुक गया, वहीं गिर गया। तो इसलिए ये औचित्यहीन बात है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। इसलिए ऐसे प्रयास तो कई बार हुए, लेकिन ये सबका सब जितने भी हों, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, ये इसका भी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, चाहे धारा 370 हो, इसका भी जो है हटाने। देखिए, बिल पास होगा, बड़े अच्छे से होगा। हमारे पास बहुत बड़ी बहुमत है और जो इस बिल का विरोध करेगा वो हमेशा के लिए महिलाओं का सम्मान और साथ खो देगा। अब ये मजबूरी बन जाएगी सब दलों की कि वो खुलकर इस बिल के समर्थन में आए, और नहीं भी आएंगे तो मोदी जी सोच समझ के बिल लाए, गिरवाने के लिए नहीं लाए हैं। ये पारित होगा, शानदार तरीके से पारित होगा। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर के सांसद दिनेश शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि आखिर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के जितने भी दल हैं उनको सिर्फ अपने परिवारों की महिलाएं ही नजर आती हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आधी आबादी के लिए कदम उठा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इसका लाभ देश की आधी आबादी को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा, उनकी तस्वीर बदलेगी और साथ ही साथ उनकी बात को वजन मिलेगा, महत्व लगेगा और पुरुष प्रधान समाज की जो सोच लोगों के जहन में है वो सोच भी दूर होगी। दिनेश जी, किस तरीके से इस बिल को आप देखते हैं और क्या मानते हैं, क्या ये बिल वक्त की जरूरत था? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो उनका दो आधार थे। एक तो भारत को के जो निचले जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के भी नीचे थे, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना, किसानों की आमदनी को बढ़ाना और महिलाओं को सशक्तिकरण करना उनका। उन्होंने हर योजना को शुरुआत में केवल नारों से देकर उसका काम नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने हर योजना को एक दूसरे से जोड़ा। महिलाओं का, चाहे वो किसी जाति और किसी वर्ग की रही हो, उनके संरक्षण की जो नीति थी वो चलते चलते अब उनको एक निश्चित स्थान देने के मुकाम तक वो पहुंच गए। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को लेकर के तमाम तरह की चीजें, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, इंडी गठबंधन भी इस पे अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्या लगता है आपको, विपक्ष क्यों इस पे सहमत नहीं है? देखिए, विपक्ष आपस में एक दूसरे से भी असहमत हैं। उनकी असहमति की कोई सीमा नहीं है। उनका एक ही कारण है कि वो
एन केन प्रकारेण वो किसी भी अच्छे काम को चाहे जितना मोदी जी करेंगे उनकी आलोचना करना उनका परम धर्म बन गया। देखिए क्योंकि 10 साल कांग्रेस की शासन रहा, नहीं सोचा उन्होंने। उसके पहले 10 साल से पहले भी आजादी के बाद से ज्यादातर समय में 80% 90% शासन कांग्रेस का रहा। वो महिला के प्रति उनका महिला से संबंध केवल एक परिवार की महिला से है, बाकी परिवारों की, गरीब परिवारों की महिलाओं से नहीं है। सबसे ज्यादा अगर वो जो टिकट मिले हैं वो बीजेपी ने महिलाओं को दिया है। आज सबसे ज्यादा सांसद किसी की हैं तो वो बीजेपी के सांसद सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला आरक्षण बिल पर जो खिचड़ी पक रही है उसके चावल कच्चे हैं। विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो खिचड़ी जो है उसके चावल कच्चे हैं, इसीलिए डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव इस पूरे मुद्दे को, महिला आरक्षण बिल पर जो अंदर चर्चा हो रही है नए संसद भवन में, वहां पर उसको डाइवर्ट कर दिया और उसको जातिगत जनगणना पर ले आएंगे, जिसको इंडी गठबंधन के और सहयोगी दल भी अपना समर्थन दे रहे हैं। सवाल यहां पर यह बात यहां की हो रही है और बात को घुमा करके यहां लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यहां पर महिला आरक्षण बिल पर जो चर्चा हो रही है उसको जातिगत जनगणना से जोड़ करके क्या माहौल गरमाने की कोशिश है, और क्यों आखिर जातिगत जनगणना का शिगुफा छोड़ करके एक सियासी माइलेज लेकर के समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव क्या बात कहना चाहती हैं। दो 2024 के चुनावी दरवाजे पर जाति की संख्या पता करने की दस्तक फिर से जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि बीएसपी के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने संसद में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। इस बार समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण विधेयक पर बोलने के दौरान कहा, क्या सरकार जातीय जनगणना करवाएगी? क्या देश में जातीय जनगणना संभव है या फिर नहीं? तस्वीर साफ करनी होगी। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी जातीय जनगणना का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा चुकी है। मायावती ने भी ट्वीट में लिखा था, देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं लगती और ये अति चिंतनीय है, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए और इसी मांग को एक बार फिर उठाया जा रहा है। यहाँ तक इंडी गठबंधन के साथी भी देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसे डिंपल यादव के बाद जेडीयू ने भी मुद्दा बनाया है। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता, इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं, और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। दरअसल बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती जाति के नाम पर राजनीति को हवा देने में लगे हैं और इसके पीछे का मकसद भी साफ है, जातीय जनगणना से हिंदू वोट में फूट। क्योंकि यूपी में स्वर्ण मतदाता 26% है, यूपी में पिछड़ी जाति 54% है, 10 से 12% मुस्लिम पिछड़ी आबादी है। ये आंकड़े 2001 के हैं और अगर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी की जातिगत रणनीति काम आ जाती है तो पिछड़ी जातियों का पता लगाकर दोनों विपक्षी दल गैर यादव ओबीसी के अलावा पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ 2024 में पार्टी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमलावर है और तस्वीरें पहले से ही साफ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महिला आरक्षण बिल पर तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, जिसको न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी, आपको बता दें, कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने में ये पूरा बिल कारगर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था
तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया नया ख्याल अभी अभी आया है? तो यहां पर लगातार महिला आरक्षण बिल पर, विधेयक पर चर्चा हो रही है। ये नए संसद भवन में लगातार ये चर्चा हो रही है और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, लेकिन सियासत का शोर बरकरार है और संसद भवन से लाइव कवरेज भी लगातार बरकरार है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।